हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग ने सारा डिस्कशन कर लिया था। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये सारा चीज, ये सारा कहानी, फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, हुक्स लॉ, फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कहीं ना कहीं खत्म होता है, बट उसमें एक टॉपिक बचा हुआ, दैट इज फ्रिक्शन वाला टॉपिक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन वाला टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट सब बुक और पेन लेके बैठ जाओ बढ़िया से। लेट अस स्टार्ट विद फ्रिक्शन इन सॉलिड। ओके, अब जनरली फ्रिक्शन का आइडिया थोड़ा बहुत पहले से ही तुमको है कि भाई एक फ्रिक्शन वर्ड कैसे या फिर कहां से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, कहां से इसका इजाज हुआ है। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अगर कांटेक्ट में है, लेट्स से ये एक दूसरी बॉडी है, ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है। ओके, तो हमको क्या दिखता है कि भाई ये दोनों का सरफेस बहुत बहुत शार्प सरफेस है, मतलब इसके बीच में इसका जो सरफेस है वो बहुत प्लेन है। बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग अगर इसको ये करेंगे ना, इसको मैग्नीफाई करेंगे ना, मान लो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं, इतना पोर्शन को, सिर्फ इतने पोर्शन को, ओके, इतने पोर्शन को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो एक्चुअल में मेरे को क्या दिखेगा? एक्चुअल में मेरे को दिखेगा कि जो ऊपर वाला सरफेस है वो कुछ ऐसा है, उसके अंदर बहुत सारे क्रस्ट ट्रफ है। सेम नीचे वाला सरफेस भी सेम ऐसे ही है। इतना टन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। मतलब जब ये स्लाइड करेंगे तो इसका क्रस्ट ट्रफ टकराएगा एक दूसरे से, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। और ये जो अपोज कर रहे हैं ना, ये अपोजिंग नेचर को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, जनरली सॉलिड में होता है, लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, जनरली उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हम जब लिक्विड पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पे हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन इन लिक्विड। बट अगर जनरली देखने जाए सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग जनरली फ्रिक्शन ही बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग समझने जाएं तो फ्रिक्शन क्या ही है? फ्रिक्शन इज नथिंग बट, फ्रिक्शन क्या है भाई? वो क्या करता है, तुम्हारे मोशन को अपोज करता है। ओके, सो फ्रिक्शन इन सिंपल लैंग्वेज, इन जनरल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स, ये एक तरह का फोर्स है, विच अपोज द मोशन, या फिर अपोज द फोर्स causes the motion. Friction is the force which opposes the force causes the motion. ओके, मतलब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ऐसा फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है। मतलब मान लो कि यहां पे अगर कोई सरफेस है, मान लो यहां पे कोई सरफेस है, दिस इज द सरफेस, एंड मान लो यहां पे कोई ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक, ये एक ब्लॉक मान लो कि भाई यहां पे मैंने कोई फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज एफ। तो इस एफ फोर्स को कोई अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। ये तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है। अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम लोग देखने जाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी 3 पार्ट में बटी हुई है। कैसे बटी हुई है? उसकी 3 पार्ट है। द वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, द अनदर वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड द थर्ड वन इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग, 3 पार्ट में उसका डिवीजन किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन समझने के लिए ना कंसीडर करो एक एग्जांपल। हम लोग ने घर पे सब लोग ने कहीं ना कहीं घर पे सब लोग ने बेड को धक्का मारा रहेगा, या सुनो, सब लोग ने कहीं ना कहीं बेड को धक्का मारा रहेगा। या फिर बेड हो गया, सोफा हो गया, या फिर तुम्हारा चेयर हो गया, ओके, जो भी हैवी चीज है कहीं ना कहीं हम लोग ने, सब लोग ने उसको कहीं ना कहीं धक्का मारा है, हाँ या ना। तो लेट्स से
लेट्स से कि भाई यहां पे एक बेड या फिर एक टेबल रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज द फ्लोर, ओके। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे धक्का दे रहा हूं, लेट्स से यहां पे धक्का दे रहा हूं मैं। डायग्राम थोड़ा मेरा अच्छा है, मस्त पेंटिंग बनाता हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। मैं धक्का दे रहा हूं इसको। अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा हूं, बराबर। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लो कि फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से इसको समझो, एग्जांपल पे समझो कि भाई क्या कहानी चल रही है यहां पे। मैं धक्का दे रहा हूं, अब मान लो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या वो बेड हिलेगा, क्या वो बेड मूव होगा? कमेंट करो फटाक से। द आंसर इज नो, मोस्ट ऑफ द जन का आंसर नो होगा। लेट्स से मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या वो बेड अभी भी हिलेगा? द आंसर इज नो। क्या मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बेड हिलेगा? द आंसर इज नो अगेन। मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या वो बेड हिलेगा? क्या वो बेड हिलेगा? द आंसर इज नो अगेन, बिकॉज वो 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को बैलेंस्ड कर रहा है। अगर इसको मेरे को मोशन में डालना है, तो मोशन में डालने के लिए मेरे को कम से कम उसको ग्रेटर देन 10 का फोर्स देना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? एंड दिस ग्रेटर देन 10 का जो फोर्स देना पड़ेगा ना, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होता है और मुझको जो फोर्स देना है, वो फोर्स जो फोर्स देना है वो कहीं ना कहीं इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। याद रखना, इक्वल टू हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज वी कंसीडर द बॉडी जस्ट टू मूव, ओके, सिर्फ जस्ट मूव करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो कभी कभी याद रखना भाई, तुम्हारा एफ मैक्स जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ग्रेटर या फिर इक्वल टू होना चाहिए तुम्हारे फ्रिक्शनल फोर्स से। ये चीज की कहानी याद रखना। एक्चुअल में देखने जाए तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर होना चाहिए, बट हम लोग इक्वल टू भी कंसीडर करते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट टू मूव, ओके, जस्ट टू मूव। जब बॉडी जस्ट स्टार्ट कर रही है, जैसे मान लो कि ये रिमोट है, इसका कुछ तो ये होगा, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होगा। मैं फोर्स दे रहा हूं, मैं फोर्स दे रहा हूं, बॉडी हिल रहा है, नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा। अब जैसे एक फोर्स दिया, बॉडी हिल गया, मतलब ये जो फोर्स है ना, इसने ओवरकम किया किसको? मेरे फ्रिक्शनल फोर्स को। किसको ओवरकम किया? फ्रिक्शनल फोर्स को। एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो और उस समय कोई फोर्स लग रहा है, तो उस बॉडी को अपोज करने, उस फ्रिक्शन को अपोज करने वाला रेस्ट सिचुएशन का जो फोर्स होगा, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आ रहा है? तो इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। मतलब अब इसको एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि भाई ये मिनिमम लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है, ओके। मिनिमम लिमिट कैसे? कि भाई कम से कम मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स तो देना ही, कम से कम। उससे कम तो फोर्स दूंगा तो मोशन होगा ही नहीं, मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ही नहीं। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी एक अनोखा फोर्स है। ये एक, इसको बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ओके। ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ये अपने आप को, ये सारा चीज तुमको नहीं दिखाएगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, तुम यहां पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, यहां पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है। तो अगर तुम यहां से 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, यहां पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो बॉडी इस तरफ मूव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कारण यह है कि यहां पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है ही नहीं। तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो ना, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है 1 न्यूटन। मतलब तुमको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए उसको? 1 न्यूटन। तो वो तुमको सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स दिखाएगा। तुम यहां पे 2 न्यूटन लगाओ, वो तुमको सिर्फ अपना 2 न्यूटन का फोर्स दिखाएगा। वो एडजस्ट करेगा। तुम जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करते जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं तुम पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा होता है कि भाई फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। अब मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। हाँ, मैंने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब जाके बॉडी क्या होगी? मूव करना चालू होगी। मतलब दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन एंड दिस मैक्सिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन।
जब बॉडी रेस्ट पे हो, ओके, जब बॉडी रेस्ट पे हो, ओके। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और जस्ट स्टार्ट टू मूव। याद रखना, सिर्फ रेस्ट की बात नहीं होती है, जस्ट स्टार्ट टू मूव मतलब बॉडी स्टार्ट किया था उस समय उसके पास कितना फ्रिक्शन था। क्लियर? अब अगर हम लोग देखने जाए तो फ्रिक्शन फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो यहां पे याद रखना एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं या फिर नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मान लो कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए एफएस लिख देते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे नॉर्मल रिएक्शन से। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एंड वेयर कांस्टेंट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो म्यू क्या है? म्यू है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। एंड म्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ दैट कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ दैट मटेरियल, ओके। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सिर्फ दो ही चीज पे डिपेंड करता है, याद रखना, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल या फिर नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। अब यहां पे देखो, अब एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। द आंसर इज नो। वो एरिया पे कभी भी, याद रखना, कॉन्टैक्ट सरफेस का जो एरिया होगा ना उस पे कभी भी वो डिपेंड नहीं करेगा, ओके। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक टेबल है एंड दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। ये एक तरह का टेबल है, ओके, एक तरह का टेबल है। टेबल का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं तुमको, और ये लकड़ी का बना हुआ टेबल है, ओके। अब मान लो ये जमीन है, ये कंक्रीट की जमीन है। किसकी जमीन है? कंक्रीट। ये तुम्हारा वुड है और ये तुम्हारा कंक्रीट है। कंक्रीट का स्पेलिंग देख लेना सही है या गलत है, ओके। तो ये तुम्हारा वुड है, ये कंक्रीट है। अब इनके बीच में देखो इतना सा ही एरिया कांटेक्ट में है, और मान लो यही टेबल को मैं उल्टा करके रख देता हूं। यही टेबल को मैं उल्टा करके रख देता हूं, मैं कुछ ऐसे रख देता हूं इसको। ये टेबल को मैंने उल्टा करके रख दिया। सेम टेबल है, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, सब चीज सेम है, बस मैंने क्या किया? उल्टा करके रख दिया। अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो तुम्हारा जो कांटेक्ट एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ गया। यहां पे देखो ये पार्ट कांटेक्ट में आ गया, और यहां पे सिर्फ इतना पार्ट कांटेक्ट में था। तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई दोनों सिचुएशन में द फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज। हमको ऐसा लगेगा कि भाई यहां पे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, ऐसा हमको लगेगा, बट ऐसा है नहीं। इन बोथ द सिचुएशन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी सेम। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी सेम। यहां पे कम कांटेक्ट है, यहां पे ज्यादा कांटेक्ट है, इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, ऐसा नहीं होता। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल, कि भाई किस तरह का मटेरियल कांटेक्ट में है, और ओनली डिपेंड कि भाई कैसा उस कांटेक्ट का नेचर है, मतलब शाइनी है, रफ है। जैसे मान लो कि अगर यहां पे ये टेबल है, यहां पे एक टेबल है, इस टेबल का ये वाला पार्ट एकदम स्मूथ है, ये वाला पार्ट एकदम स्मूथ है, और ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं रफ है। जो टेबल का अपर सरफेस है वो कहीं ना कहीं रफ है। अब अगर मैं इस टेबल को टर्न करूंगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होगा, जाहिर सी बात है चेंज होगा। अब मैंने मटेरियल चेंज किया क्या? नहीं। मैंने कांटेक्ट चेंज किया क्या? नहीं भाई, लेकिन उसका जो सरफेस का नेचर था वो चेंज हो गया। नीचे वाला स्मूथ था, ये वाला स्मूथ था, बट जैसे मैंने इसको टर्न किया तो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा, बोलते हैं ना, रफ था, तो फ्रिक्शन फोर्स तब चेंज होगा। इन दैट कंडीशन द फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज। इन टर्म्स ऑफ एरिया भाई फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट चेंज। याद रखना, विल नॉट चेंज। तुम टेबल को सीधा रखो उस समय भी वही फ्रिक्शन होगा, टेबल को पलट के रखो उस समय भी वही फ्रिक्शन होगा। हां, ध्यान ये देना है कि दोनों सिचुएशन में उसका सरफेस का नेचर
चेंज नहीं होना चाहिए, सरफेस का मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, तब फ्रिक्शन सेम रहेगा। अब तुम बोलो तुमने नीचे पैर लगाया, ये तुम्हारा मेटल का है, बहुत लोग होंगे बोलेंगे कि ये मेटल का है और ये वुड का है। सर अभी मैं चेंज कर दूंगा, अभी तो मटेरियल कैसे चेंज नहीं हुआ, ये तुम्हारा मेटल है, पैर तुम्हारा मेटल है। मेटल से जब कंक्रीट का कांटेक्ट था और वुड से जब कंक्रीट का कांटेक्ट था, इन बोथ द सिचुएशन द मटेरियल इज चेंज्ड, सिंस द मटेरियल इज चेंज्ड द फ्रिक्शन विल चेंज, याद रखना। ओके, तो ध्यान देना, अगर मटेरियल नहीं बदला है, अगर मटेरियल नहीं बदला है, अगर उसका नेचर नहीं बदला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बदलेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तभी बदलेगा जब नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा, याद रखना। एन के ऊपर वो साफ साफ डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन एन, भाई उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है और म्यू क्या है, उसका म्यू क्या है। क्लियर, समझा, कहानी समझ में आ गया एवरीवन। यही एक फॉर्मूला है जो तुमको लेके चलना है। यहां पे चाहिए तो म्यू एस लिख दो, ये बंद हो गया, चलो कोई नहीं। ओके, सो वापस लिख देता हूं मैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन, याद रखना। यहां पे म्यू एस लिख दो। ओके, म्यू एस क्या तुम्हारा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, म्यू एस क्या ही है तुम्हारा, म्यू एस है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी अगर हम देखने जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी कहां से आती है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब, काइनेटिक वर्ड कहां से आता है, मोशन से। मतलब अब क्या हो रहा है, बॉडी स्टार्ट कर दिया, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उस समय अगर तुम देखोगे ना तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम लगता है। इसको रियलाइज करो। ओके, इसको देखो जरा, इमेजिन करो तुम्हारे घर पे तुमने कभी सोफे को धक्का दिया होगा, या फिर कभी बेड को धक्का दिया होगा, या फिर कभी कोई गोनी घींची होगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो तुमने किया होगा। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब वो रेस्ट पे होता है तो उसको मूव करने के लिए थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ता है। बट जैसे वो एक मोशन में आ जाता है, तुमने फील किया रहेगा, जैसे वो एक मोशन में आ जाता है भाई तुम्हारा जो दम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, या सुनो, मतलब उस टाइम पे जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो जब कभी भी एक बॉडी का रिलेटिव मोशन होगा किसी दूसरी बॉडी पे और उस समय कोई फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ये फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। क्लियर, बात में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। मतलब अगर हम लोग देखने जाए तो मान लो कि ये एक बॉडी है, अब ये बॉडी क्या कर रहा है, इस बॉडी पे मूव कर रहा है। ओके, मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे नहीं है, इट इज मूविंग। अब उस समय इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन भाई, when there is a relative, when there is a relative motion, when there is a relative motion, when there is a relative motion between, okay, when there is a relative motion between two bodies, okay, तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला, सेम लॉ, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए वहां पे म्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एन। फॉर्मूला विल बी सेम, ऐसा नहीं कि कोई अलग फॉर्मूला, फॉर्मूला विल बी सेम। F इज इक्वल टू म्यू एन, सेम ही कंडीशन है। ओके, अब स्टैटिक के लिए देखने जाओ तो जनरली स्टैटिक के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं हो, तो हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू म्यू एन। स्टैटिक तो अपने को पता होता है ना भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना लग रहा होगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली काइनेटिक का फॉर्मूला है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं F के इज इक्वल टू म्यू के। क्लियर, बात में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। तो F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, हाँ या ना, वेयर म्यू के इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, म्यू के तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ या ना भाई, वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कब होगा,
जब कभी भी बॉडी क्या करेगा, रिलेटिव मोशन करेगा बिटवीन टू बॉडीज, और वो कंडीशन कब लगेगा, जब भाई बॉडी रेस्ट पे रहेगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करो, इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करो भाई कैसे। मान लो कि कुछ ऐसा तो अगर हम देखने जाए तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। मान लो कि तुमने एक बॉडी रखा, उस पर फोर्स लगाना चालू किया, फोर्स लगाना चालू किया, तो जैसे जैसे तुम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा जहां पे तुम्हारा एफ मैक्स होगा, और उसके बाद जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे भाई बॉडी मूव करना चालू करेगा, और जैसी बॉडी मूव करना चालू करेगा फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा कम होगा और वापस फिर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन से जाएगा। ये तुम्हारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी मूव करना चालू कर दिया, जब बॉडी मूव करना चालू कर दिया। और ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी रेस्ट पे था, जब बॉडी रेस्ट पे था। बात सुना रहा है? तो ऐसा कुछ तुमको ग्राफ देखने मिलेगा भाई। तुमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा। मैंने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 न्यूटन, मैंने 10 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने 11 न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव होना चालू हो गया, बॉडी मूव होना चालू हो गया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो उससे थोड़ा सा कम होकर कांस्टेंट वैल्यू पे ट्रैवल करेगा, और यही तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगा तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगा या फिर जस्ट स्टार्ट टू मूव करेगा उस समय जो फ्रिक्शन आएगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, डिपेंडेंसी दोनों के लिए सेम है भाई, सेम है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, हाँ, बट वो डिपेंड करेगा द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द कांटेक्ट ऑफ द मटेरियल। भाई किस तरह का कांटेक्ट है इस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, अब इसके अलावा भी एक और फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन का ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, व्हेन वन बॉडी इज रोल, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्लाइड हो रहा है। अगर हम देखने जाएं तो यहां पे तुम लोग स्लाइड वर्ड याद कर सकते हो, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन वन बॉडी, और आई कैन से दैट वन बॉडी स्लाइड ओवर अदर बॉडी, वन बॉडी स्लाइड ओवर अदर बॉडी। ओके, तो ये भी हम लोग फंडा बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है, रोलिंग में क्या होता है भाई, रोलिंग में व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अदर बॉडी, व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अदर बॉडी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। मतलब मान लो कि यहां पे एक रोड है, यहां पे एक टायर है, अब ये जो टायर है ये इस रोड पे रोल हो रहा है। ओके, वो स्लाइड नहीं हो रहा है, वो रोल हो रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। जब ये रोल होगा उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल क्या ही हो सकता है, रोल सिलेंड्रिकल शेप रोल हो सकता है, तुम्हारा हॉलो सिलेंडर हुआ, स्पीयर हुआ, यही सब रोल हो सकता है, और कुछ तो रोल होगा नहीं, ऐसा नो। और अगर हम लोग देखने जाएं तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे मिनिमम फ्रिक्शन होता है। ये क्या करता है, फ्रिक्शन को और ज्यादा रिड्यूस करता है, ये फ्रिक्शन को बहुत कम में रिड्यूस करता है। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, अगर हम देखने जाएं स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा, ओके, उससे छोटा रहेगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी बड़ा छोटा रहेगा ना, ग्रेटर, ये रहेगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। और उससे बड़ा रहेगा तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब सबसे छोटा फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम वैल्यू या फिर सबसे मिनिमम वैल्यू का जो फ्रिक्शन बोल सकते हो वो तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू का जो फ्रिक्शन बोल सकते हो वो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर बात में आ रहा है? अब ऑब्वियस सी बात है, देयर इज एडवांटेजेस, देयर इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस क्या है भाई, हम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर मान लो जमीन और मेरे पैर के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो मैं गिर जाऊंगा ना, जैसे बर्फ पे होता है, बर्फ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ऑयल पे होता है, जब तुम ऑयल के ऊपर चलते हो तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है।
तुम्हारा सोप सॉल्यूशन पे होता है, जब तुम सोप सॉल्यूशन पे चलते हो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है भाई हमको चलने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम चल पा रहे हैं तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ डिसएडवांटेज। भाई जैसे मशीनरीज होती है, मशीनरीज में अगर फ्रिक्शन होगा तो देयर विल बी एनर्जी लॉसेस, देयर विल बी अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, और उसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा। यस और नो? मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का अपना एक एडवांटेजेस है और कहीं ना कहीं अपना एक डिसएडवांटेजेस है। यस और नो? अब एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर डिसएडवांटेजेस है तो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि अगर मशीनरीज हैं, अगर कांटेक्ट है तो उस कांटेक्ट के बीच में तुम लुब्रिकेंट यूज कर लो, तुम ऑयल यूज कर लो, या सोनो ग्रीस यूज कर लो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई उन दोनों सरफेस के बीच में एक ऑयल का पतला सा लेयर आ जाता है विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ओके, वो कंप्लीटली तुम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते फ्रिक्शन को, हाँ, बट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हो, तो उससे उसका जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है, जो मशीनरीज है वो इंक्रीज, उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। यस और नो? तो भाई हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उसका लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द जहां पे भी फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे हम लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं जो दो सरफेस के कांटेक्ट को स्मूथ कर दे, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। 100% एलिमिनेट नहीं होगा, याद रखना। ओके, बट जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको एवरीवन? तीनों फ्रिक्शन समझ में आया? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक। यहां पे हम लोग ने तुम्हारा टॉपिक खत्म कर दिया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो क्या करना है, आज के आज सारा का सारा फॉर्मूलाज रेडी कर लेना है। सारा फॉर्मूलाज रेडी करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ योर न्यूमेरिकल। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे जो हम लोग कवर कर सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्लियर? बात में आ गई एवरीवन? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर कोई टॉपिक है, स्पेशलाइज्ड टॉपिक है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो नहीं हुआ है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। सो वीडियो अगर यहां तक देख लिया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे ही अगर वीडियो अपलोड हो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, सो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।